मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 जितने भी छात्र देने वाले हैं उन सभी का कल से यानी कि 24 फरवरी से हिंदी का पेपर प्रारंभ हो जाएगा। चाहे आप क्लास 10 के छात्र हो, चाहे क्लास 12 के छात्र हो, अभी तक हिंदी में कुछ नहीं जानते हैं तो आज आप सभी को पास होने का एक नया ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक को आप जान जाएंगे तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आप हिंदी में बिना पढ़े भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। देखिए, आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि आप कम से कम 90-95% लाएंगे। इस विधि से तो इतना नहीं ला सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है लास्ट समय में, इसलिए कि आज है आपका 23 तारीख और कल है आपका 24 फरवरी को बोर्ड का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज आप सभी को पास होने का ट्रिक बताने वाले। देखिए, आप इस ट्रिक के माध्यम से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका 70 नंबर का क्या होता है, आपका लिखित पेपर होता है। 70 नंबर में आप इस ट्रिक के माध्यम से लिख के चले आते हैं तो 70 नंबर में आपको 40 से 45 नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त का ट्रिक आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए, यदि आप 45 नंबर आप लिखित में पा लेते हैं और 30 नंबर स्कूल से पा जाएंगे तो देखिए 5 हो जाएगा और 4 3 7, यानी कि हिंदी में 75 नंबर बिना पढ़े भी आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप क्लास 10 के छात्र हो चाहे क्लास 12, दोनों के लिए आपको पेपर हल करने का ट्रिक यही रहेगा। ठीक है, देखिए 24 फरवरी को आप सभी का हिंदी का पेपर है, आप सभी को पता है। यहाँ पे हिंदी में पास होने का आपको ट्रिक बताने वाले। इस ट्रिक के माध्यम से हर साल बहुत सारे छात्र पास होते हैं। आप भी देख लीजिए, आपको 100% की लिखित गारंटी देते हैं कि आप इस विधि के द्वारा आप जरूर पेपर में अच्छे नंबरों से पास होंगे। देखिए, अभी तक जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो अभी अब छात्र पास हो जाएंगे, तो आप इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बस इस विधि को देख लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी का पेपर। मान लीजिए इस हिंदी के पेपर में हमें कुछ नहीं आता है, फिर भी हम किस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में कापी लिखें जिससे एग्जामिनर एकदम प्रसन्न हो के हमको नंबर दे। ठीक है, बस लिखने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका यदि आपको पता है तो एग्जामिनर एकदम नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये हिंदी का पेपर है, ये पेपर का सेट HA है। सबसे पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख लीजिएगा, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे इसके नीचे कुछ निर्देश दिए रहेंगे। ये आपका पेपर जो 70 नंबर का रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा। और देखिए, क्लास जो 12 के छात्रों को उसका 100 नंबर का पेपर रहता है। ठीक है, ये कक्षा 10 का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आपको सामान्य निर्देश के बारे में नहीं बताने वाले, आज पास होने का तरीका बताने वाले हैं। यदि आप सामान्य निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले खंड अ के सभी प्रश्न रहेंगे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे नहीं कराएंगे। पहले आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को लिखने का तरीका बताएंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, वीडियो को तो 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, यदि स्किप करेंगे तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए पहले आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करके आपको बताते हैं। ये सभी प्रश्न देख लीजिए, आपको इसका भी तरीका बताने वाले, सभी बहुविकल्पी प्रश्न हल करने का। तो देखिए, यहाँ से आपके प्रारंभ होते हैं खंड ब। तो देखिए, यहाँ से खंड ब है। पहले आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का लिखने का सही तरीका बताएंगे। देखिए, खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है। 21 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। मान लीजिए इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, फिर भी आप देखिए कितने सटीक तरीका से और सटीक आंसर बताएंगे। ये भी नहीं है कि आपको फालतू चीज़ लिखना है, एकदम सटीक आंसर लिखना है। तो चलिए देखिए, इसके गद्यांश को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे क प्रश्न आपको करना है तो पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, खंड ब वाला प्रश्न हल कर रहे हैं तो पहले इसको अच्छे से लिखिए कॉपी पे। देखिए, जैसे हम लिखेंगे उसी तरह लिखिए, खंड ब लिखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, एक लाइन छोड़ के वर्णनात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, ये देखिए लिखा कहाँ पे होता है, ये आपके प्रश्न पत्र पर ही लिखा रहता है जो लिख रहे हैं। देखिए, ये ऐसे लिखिएगा, जैसे खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो ये खुद आपको यहीं से देख के लिख लेना है। समझ में आ गया ना, ये मत सोचिए कहाँ से लिखा जा रहा है, इसको देख के ही लिखना है आपको। ये हो गया। अब देखिए, लिखिएगा एक लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन से का है, आपका पहले का क है।
तो पहले का क हल करेंगे तो पहले का क यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा संकेत। अब संकेत का मतलब क्या लिखा जाता है, ठीक है। देखिए संकेत में क्या करना है, यही आपको पहले एक दो शब्द और लास्ट के एक दो शब्द यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा। काफी लिखने का भी तरीका आप लोग देखते रहिए। कुसंग का ज्वार लिखें, क्या लिखेंगे, कुसंग का ज्वार। अब यहाँ पे डाट 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 ऐसे करके ये ब्लैक पेन से लिखिएगा। लास्ट का ले जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिएगा ले जाएगी, ले जाएगी, और यहाँ पे फुल स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं, उपयुक्त संदर्भ। पहले आपको यही सब लिखना है जैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पहला लिखिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट, और यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा संदर्भ। यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है एक बार लिख के बताएंगे, इसी तरह आपको लिखना है। देखिए संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। देखिए जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक शब्द तो यही आपको बता देगा कुसंग। मान लीजिए इससे आपको नहीं पता चलेगा तो आप इसको पढ़िएगा और यहाँ पे आ जाएगा युवा पुरुष की संगति। अब संगति मतलब क्या होता है, दो मित्रों में दोस्ती होना चाहिए तभी उसी संगति बोलेंगे। तो युवा पुरुष की संगति मतलब मित्रता, यानी इससे निकल जाएगा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मित्रता नामक पाठ से लिया गया तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अब देखिए यह चीज़ आपको पता चल गया तो लिखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखेंगे आप संदर्भ कि प्रस्तुत गद्य, तो गद्यांश लिखिएगा। देखिए गद्यांश लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। जितना सजा के लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेगा आपको। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, लेखक का भी नाम लिखना पड़ता है आपको। इसके लेखक, ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो इसका नाम ब्लैक पेन से लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही संदर्भ में लिखा जाता है। हो गया। अब देखिए इसके बाद इसका आंसर दे दिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे दूसरा नंबर का। पूरा सजा के लिखिए, जितना सजा के लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेगा। यहाँ से हेडिंग बना लीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल से ऐसे खींच लीजिएगा जिससे कापी देखने में और सुंदर लगे। मान लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं आ रहा है, कैसे लिखेंगे। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बस इसी को छाप लीजिए। कैसे छापेंगे, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको आता होगा तो अच्छे से लिखिएगा, नहीं आता है तो जो यहाँ पे दिया है इसी को ऐसे उतारे। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा। पहले इसको लिखिएगा, यहाँ से जिसको रेखांकित किया उसको ना लिख के पहले इस भाग को यहाँ तक उतारिएगा, फिर उतारने के बाद इसी को यहाँ पर उतार लीजिएगा। लिखिएगा कैसे लिखना है। आपको आएगा तो व्याख्या सही से कीजिएगा, नहीं आएगा तो उन छात्रों के लिए बता रहे हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति, ठीक है। देखिए यहाँ से आप छापिएगा, मतलब पूरा लिखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लाइन को यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो देखिए अब देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप समझा दिए ना कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखते चले जाइएगा। कापी लिखने का तरीका यह इसी तरह है। यहाँ तक लिख लेंगे। लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, फिर इसके बाद ये लिखिएगा लाइन। क्या लिखना है आपको, ये वाला लाइन यहाँ पे लिखिए, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। लिखने के बाद पूरा लिख दीजिएगा। देखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, सबसे भयानक होता है।
ठीक है। यानी कि देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद जो अंडरलाइन किया होगा इसको लास्ट में लिख देंगे। तो हर गद्यांश या पद्यांश में आपको इसी तरह लिखना है। यदि अच्छे से आ रहा होगा तो अच्छे से लिखिएगा, जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। आपको ये इस पर पूरा 2 नंबर एग्जामिनर देगा, 2 नंबर इस पर भी एग्जामिनर दे देगा। अब देखिए आपके सामने तीसरा नंबर का प्रश्न है, कुसंग की तुलना किससे की गई है। ठीक है, कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका अर्थ आएगा तो लिखिएगा, नहीं आएगा तो देखिए क्या करना है। इसमें पहले हेडिंग बना लीजिएगा इसी को, कुसंग की तुलना, कुसंग की तुलना। ठीक है, ये आपका हेडिंग बन जाएगा। ये प्रश्न ऐसे ही आप हेडिंग बना लिए। जब हेडिंग बना लेंगे तो आपको अर्थ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप। ठीक है, जो यहाँ पे आप लिखे हैं, जो अंडरलाइन किया है, उसी अंडरलाइन को यहाँ पे उतार दीजिएगा। बस सेम टू सेम वही उतारिएगा। एग्जामिनर एकदम आपको नंबर देने वाला है। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों देगा नंबर। कुसंग का ज्वार, ठीक, इसके आगे ये वाला लाइन पूरा उतार लीजिएगा, जहाँ तक अंडरलाइन है वहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये एग्जामिनर नंबर क्यों देते हैं सब, आपको बस कॉपी पे लिखा होना चाहिए। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो एक लाइन पढ़ के देखेगा, सिर्फ ये हेडिंग देखेगा नंबर दे देगा, ये हेडिंग देखेगा नंबर, ये भी हेडिंग देखेगा नंबर देगा। क्यों देगा कि 2 मिनट में ही आपको एक पूरा कॉपी आपका हिंदी का चेक करना रहता है, बहुत सारे कॉपी चेक करना रहता है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना रहता है। वह सब हेडिंगों पर ध्यान देते हैं सब कि आपने सही से कॉपी लिखा है कि नहीं। यदि इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो आपको गारंटी देते हैं कि अच्छे नंबर देंगे। यदि 6 नंबर का है तो 6 नंबर में आपको 4 या 5 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा आपको ना, इतना जान लीजिए जरूर। तो ये आपको लिखने का सही तरीका होगा, कॉपी कैसे लिखा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्नों को, तो देखिए ये प्रश्न आप कर देंगे तो इन सभी प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे अब अगले नंबर पे आ जाए 22वां नंबर का। तो देखिए ये आपका था 21 नंबर का प्रश्न, तो आप नंबर देख के सही से आंसर दे दीजिएगा। ये 22वां नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें भी आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं। पाठ अगर नाम पता करने का बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे आपको। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे दिया है आपका ये पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को कैसे आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से लेके पूरे जितने पद्यांश है इसको पढ़िए। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं प्रश्न, अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए अगला पेज पे आप जब चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ तक पूरा पद्यांश दिया है और इससे आपसे संबंधित 3 प्रश्न पूछा है। मान लीजिए इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं आता है, पाठ का नाम पता ही नहीं है कि पाठ का नाम क्या होगा, तो देखिए कैसे लिखेंगे। आप बस देखते रहिए, सभी प्रश्नों का आंसर आपको खुद पता चल जाएगा। बिना पढ़े भी आप आसानी से कैसे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखना तो बता दिए, एक बार और लिख के बता देते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या कौन से नंबर का है, 22 का क है, 22 का क है। इसमें भी 2 प्रश्न आपसे पूछता है, ये लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हेडिंग। और ये आप राइटिंग एकदम जितना सजा के लिखेंगे, जितना बना के अच्छे से लिखेंगे, उतने अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। देखिए आपको जैसे पाठ का नाम पता करना है, कैसे पता करेंगे, तो जब इसको पढ़ेंगे ना, जब पूरा पढ़ते चले आएंगे तो जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सुर। और बताएं कि जिसमें सूर शब्द लिखा रहेगा, पढ़ते समय सूर शब्द मिलेगा, तो समझ लीजिएगा उस सूर सागर नामक पाठ है। और किसने लिखा है, तो सूर से आप सूरदास याद रखिएगा। समझ में आ गया, इससे मिल जाएगा। अब संदर्भ जैसे लिखने का तरीका बताएं, उसी तरह लिखना है। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत, अब देखिए यह पद्यांश है, तो पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक सूर सागर, या पाठ का नाम क्या है, सूर सागर, सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया। बस इतना ही लिखना है अब गया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, इसके रचयिता, जब पद्यांश लिखेंगे तो यहाँ पर रचयिता लिखिएगा। इसके रचयिता, इसके रचयिता, इसके रचयिता कौन है, यहाँ पर लिखिएगा सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। बस इतना लिखना है, ठीक है। तो इस पे तुरंत एग्जामिनर क्या करेगा, प्रसन्न होकर 2 नंबर आपको देने वाला है। दूसरा है, दूसरा प्रश्न आपको क्या है, संदर्भ था
अब देखिए आपसे पूछा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखांकित, हेडिंग बनाएंगे, अंश की व्याख्या। ये आप हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग बनाने के बाद अब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा, तो चलिए मान लीजिए इसका अर्थ आएगा तो लिखिएगा, नहीं आएगा तो देखिए कैसे लिखना है, लेकिन प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो पहले रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से छोड़िएगा और लिखिएगा, एक दो लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसको ही लिखिए, ब्रज नरिनी सो जोग कथ है, देखिए यहाँ पे लिखिएगा ब्रज नारिनी। इसी तरह आपको क्या करना है, ये पूरा आपको क्या करना है, देखिए हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बस आपको बता देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइन लिखिएगा, फिर इसके बाद बीच में से दो लाइन लिख लिए, फिर ऊपर से एक दो लाइन लिखिएगा, फिर ये जो रेखांकित अंश है, जो रेखांकित अंश है इसको भी उसमें लिख दीजिएगा। जब आप दो दो लाइन इधर उधर करके लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि अच्छा लिखा गया, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता एक एक लाइन पढ़े, आपको बार बार बता रहे हैं कि ये देखता है, ये संदर्भ दिखता है, यही सब सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसा। ये लिख के चले आएंगे तो इस पर 6 नंबर का है, तो 6 नंबर में आपको कितना नंबर मिल जाएगा, इसमें भी 4 से 5 नंबर आपको जरूर मिलने वाला है, बस लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आपके। अब चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का देखिए कैसा प्रश्न आपको लिखना है। तो देखिए सभी प्रश्नों के एकदम बता देंगे, 1 मिनट के लिए भी वीडियो की स्किप मत कीजिए और आसानी से अच्छे नंबरों से हिंदी के पेपर में पास होइए, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, इस प्रश्न को लिखना है तो जैसा आपको समझाया है पहले वाले प्रश्न में उसी तरह इसका भी आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला है तो इसको छोड़ देंगे, इसलिए कि 2 में से 1 ही करना है। इसके बाद आप 23 नंबर पे आ जाइए। देखिए 23 नंबर का भी प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो तरीका सिखाएंगे वही तरीका सब प्रश्न में आपको अपनाना है। 23 नंबर का देखिए, नीचे दिए एक संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, गद्यांश दिया है, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए संदर्भ लिखने का बार बार तरीका बता रहे हैं। देखिए संस्कृत का है, इसको जब ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको जिस वाक्य में जिस पूरे जो पद दिया है, जो गद्य दिया है, इसमें कहीं पे वाराणसी लिखा होगा, वाराणसी या वाराणसी, समझिएगा पाठ का नाम क्या है, वाराणसी है, वाराणसी। और इसमें जो संस्कृत का गद्यांश संदर्भ लिखा जाता है, इसमें संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम ही लिखा जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, पाठ का नाम ही लिखना है, इसमें आपको लेखक का नाम नहीं लिखना रहता है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, संस्कृत का भी समझ लीजिए, सारे प्रश्नों को बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सारे प्रश्नों का आंसर आपको बता देंगे। यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है आपका, 23 का क कर रहे हैं आप, 23 का क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना स्केल से खींच लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा संदर्भ, संदर्भ। तो लिखने का तरीका आपको बताया है कैसे लिखना है, वही है संदर्भ लिखने का तरीका कि प्रस्तुत, संस्कृत में भी इसी तरह लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। क्या लिखेंगे, वाराणसी, यहाँ पे लिखिएगा वाराणसी, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। अभी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए हिंदी में अनुवाद करना, तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, देखिए यहाँ पे ये कीजिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने, मान लीजिए इसका हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका कैसे लिखेंगे। देखिए आप इसको जब लिखिएगा ना, तो देखिए आप इसमें कुछ शब्दों को जोड़ते रहिएगा, जैसे का, की, के, लिए, ये सब, और लास्ट में है जोड़ते रहिएगा, इन शब्दों को लास्ट में जरूर जोड़ते रहिएगा। चलिए लिख के बताते हैं कैसे लिखेंगे, एक आध लाइन लिख देते हैं। जैसे वाराणसी से प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यालय दिव्य ज्योति द्योतति। मान लीजिए इसका आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे लिखेंगे वाराणसी, खाली वाराणसी लिखिए। क्या लिखना है आपको, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी प्राचीन काल देव होता है, लिखिएगा प्राचीन, वाराणसी प्राचीन जो होता है, वाराणसी प्राचीन काल देव, प्राचीन काल
देव, ठीक है, तोड़ तोड़ के लिखिए। वाराणसी प्राचीन काल देव। गेह गेह विद्यालय, तो गेह विद्यालय लिख दीजिए, एक बार लिखिए गेह विद्यालय, गेह विद्यालय, ठीक है। इस तरह इसी शब्दों को देख के दिव्य ज्योति द्योतते, यानी दिव्य ज्योति जलाता है, इस तरह लिखिएगा। दिव्य जो लिखा है दिव्य ज्योति ना, दिव्य ज्योति जलाता है, जलाता है। एक आध दो शब्द अपने से जोड़ते रहिएगा बीच बीच में। देखिए आपको बता रहे हैं तो इस तरह जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। आप लिखिएगा सुंदर राइटिंग में, जितना सुंदर राइटिंग में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। इसके आगे इसी प्रकार से जितना लिखा है पूरे वाक्य को ऐसे पूरे आपको इसी तरह क्या करना है, इसी को है इस तरह करके, जैसे आधुनिक अपी आधुनिक लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह करके सभी को यहाँ से बिंदी विंदी थोड़ा सा हटा के छोटे छोटे शब्दों में इसी को छोटे छोटे शब्दों में तोड़ के लिख दीजिएगा, जैसे एक लाइन आपको लिख के बताया है। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखे चलेगा। 5 नंबर का है तो 5 नंबर में आपको 4 नंबर या 3 नंबर एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर देगा। बस क्या है कि आप हेडिंग सही से डालिए, इसको लिखने का तरीका भी सीखिए, और पाठ का नाम तो आपको पता करना सिखाई दिए हैं अभी तक, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्नों को आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ये तो अथवा में इसको छोड़ दीजिएगा, दोनों में से एक ही करना है। ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न जो आता है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। इसमें देखिए कैसे पता करेंगे पाठ का नाम। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जब भी पढ़ते समय किसी भी आपको पद्यांश में ये शब्द मिल जाए और नहीं है तो इसको याद भी कर लीजिए। किन्स विन जब मिल जाए ये वाला शब्द, ये समझिए किस में आता है, ये जीवन सूत्राणी में आता है। ये पाठ का नाम होता है पहचानने का तरीका। जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी पाठ का नाम होगा। पाठ का नाम जैसे ही पहचान कर लेंगे तो आधा काम तो आपका इसी तरह हो जाएगा। संदर्भ लिखना बार बार आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका भी वही काम करना है। प्रश्नोत्तर संख्या अपना सही से डाल लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24, ठीक है। देखिए यहाँ पे 24 का क है तो 24 का क डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे संदर्भ लिखना है तो हेडिंग बनाइएगा संदर्भ, ठीक है। यहाँ पे देखिए संदर्भ रहेगा, सही से हेडिंग जितना सुंदर बनाएंगे उतना नंबर आपको अच्छा मिलेगा। आप वही लिखना है कि प्रस्तुत, देखिए यहाँ पे क्या है आपका पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। बस इतने लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। इतना लिखेंगे 2 नंबर एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर आपको दे देगा। आपको लिख के कई बार बताएं इसलिए आपको दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद भी करना था। पहले तो हेडिंग बनाना सीखिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद हो गया। अब देखिए जब हिंदी में अनुवाद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे सार्थ प्रसतो मित्रम किस्मित मित्रम गृहे सतः, यहाँ लिखे सार्थम और साथ यानी प्रसतो मित्र, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रवस मतलब होता है प्रवास। प्रवास मतलब क्या होता है आपका प्रवास होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि लोगों का, लोग तो जोड़ते रहेगा कुछ शब्द, लोगों का प्रवास, प्रवास में धन क्या होता है, धन मित्र होता है, मित्र होता है। मित्र कौन होता है प्रवास में, यानी कि विदेश में कौन होता है, तो धन मित्र होता है। इसी प्रकार मित्रम गृहे सतः, यानी घर में लिखेंगे, घर में, घर में गृह मतलब होता है घर में, पत्नी मित्र होती है, मित्र होती है, मित्र होती है, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप अतुरश्च किम मित्रम किस्मित मित्रम मर्ष्यतः, यानी कि अतुरश्च किम मित्रम। तो देखिए यहाँ पे मित्र होता है, यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ लिखिए यहाँ अतुरस्य, अतुरस्य, अतुरस्य मित्र। तो इसी तरह क्या करेंगे, जैसे बताएं आपको इसी प्रकार से चारों लाइनों को व्याख्या आप कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, इस तरह आप व्याख्या कर दीजिएगा। तो इस तरह लिखेंगे एग्जामिनर तुरंत। आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 में आपको 3 नंबर या 4 नंबर एग्जामिनर दे ही देगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसको कर लेंगे तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है
कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसका उत्तर देना कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिस जिला में जो पढ़ाया जाता है उसका ही आंसर देना रहेगा। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखना है, तो आपको मान लीजिए नहीं आ रहा था, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये कई बार आपको बता दिया गया है। 25 का कौन से नंबर का है, 25 का का फर्स्ट नंबर है। पहले हेडिंग बनाना सीखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर, यहाँ आप लिखिए मुक्तिदूत, क्या लिखना है पहले नंबर पे, यहाँ पहला डाल दीजिएगा कि मुक्तिदूत है, क्या है मुक्तिदूत, ठीक है। मुक्तिदूत खंडकाव्य भी लिख सकते हैं, खंड काव्य, मुक्तिदूत खंड काव्य है, 1 2 3 लाइन तो इसी तरह भर जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए महात्मा गांधी का महात्मा गांधी चरित्र चित्र, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, महात्मा गांधी का चरित्र चित्र लिखना रहेगा, तो आप यही लिखेंगे कि देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी, यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी जी देशभक्त थे, देशभक्त, महात्मा गांधी देशभक्त थे। महात्मा गांधी जी का आचरण बहुत अच्छा था। महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे लोकप्रिय नेता थे। महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे उदारक थे। महात्मा गांधी जी सभी गरीबों से प्यार करते थे, ऐसे लिख लेंगे, पूरा बना के महात्मा गांधी जी के बारे में लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको जैसे हेडिंग बनाना रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देशभक्त, क्या लिख सकते हैं, देशभक्त बना के हेडिंग बना के लिख सकते हैं। तो वही चीज़ फिर दोबारा लिख देंगे कि महात्मा गांधी जी देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, यहाँ के लोगों के लिए बहुत जागृत होते थे, इस तरफ हेडिंग बना लेंगे तो इनका चरित्र चित्र हो जाएगा। दूसरा लिख सकते हैं समाज सुधारक थे, क्या थे ये, समाज सुधारक। जितनी अच्छाइयाँ हैं ना, जैसे समाज, जितनी अच्छाइयाँ चीज़ें वही लिखना रहता है इसमें, महात्मा गांधी जी के चरित्र चित्र में जितनी महात्मा गांधी जी की अच्छाइयाँ हैं उस तरह। तो समाज सुधारक, तो महात्मा गांधी समाज सुधारक थे, समाज में बहुत लोगों का हेल्प करते थे, ऐसे करके बहुत सारे वाक्यों को लिख सकते हैं। फिर ये लिख सकते हैं कि हरिजनों के उद्धारक थे, गरीबों के मसीहा थे, इस तरह करके कई हेडिंग बना के आप लोग लिख सकते हैं महात्मा गांधी के जी, महात्मा गांधी का चरित्र चित्र। तो किसी का चरित्र चित्र लिखना रहे, चाहे सुभाष चंद्र बोस का लिखना रहे, चाहे किसी का, जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वही हेडिंग उनके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, महात्मा गांधी जी के स्थान पे सुभाष चंद्र बोस यूज करना रहेंगे, ठीक है। तो जितना शब्द रहेगा आपको इसी प्रकार से आपको लिख सकते हैं, जैसे समझाएं, छोड़िएगा मत प्रश्नों को। इसके अलावा एक कर लेंगे तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना रहेगा, छोड़ना रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए कितने प्रश्नों को आपको छोड़ना है, देख लीजिए ये सारे प्रश्नों को आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, सारे प्रश्नों को छोड़ देंगे, इसलिए कि सब खंडकाव्य से संबंधित है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में, इसका भी आप लिखना सीख जाइए पहले। देखिए 26 नंबर का आपको उत्तर देना रहेगा। ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो पहला नंबर तो लिखिएगा 26 का क, क्या लिखना है आपको, 26 का क लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा, आप बता चुके हैं कैसे लिखना है। देखिए ये आपके सामने 4 लेखक का नाम है, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्लवार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें जिसका आपको याद होगा तो लिखिएगा, और नहीं याद है तो आप देखिए बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना रहता है, पहले लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, और क वाला कर रहे हैं, क का पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ये हो गया आपका हेडिंग। हेडिंग होने के बाद यहाँ पे लिखिएगा संक्षिप्त परिचय, अब संक्षिप्त परिचय में आप सभी को पता है क्या क्या लिखा जाता है। पहले देखिए जन्म लिखिएगा, हेडिंग बनेगा जन्म, ये जन्म हो गया। फिर यहाँ पे लिखिएगा जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु लिख सकते हैं, गुरु, ठीक है। इसकी रचना लिख सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से हेडिंग, ये तो मुख्य हेडिंग होता है, बना लीजिएगा। मान लीजिए कि अब इतना हेडिंग बना लेंगे तो लिखेंगे क्या इसमें, आपको याद है नहीं याद है तो देखिए, आपको तो पहले नंबर प्रश्न को छोड़ के आना नहीं है। तो देखिए जन्म में जो सन आपको याद होगा, जैसे 1400, 1300, 1415, 1500 ईस्वी के आसपास में लिख दीजिए। जैसे आप लिखिए 1432 ईस्वी, मान लीजिए 1532, 1432 इस तरह लिख दीजिए, छोड़िएगा मत। मान लीजिए नहीं याद है, हम इस तरह लिख दिए। जन्म स्थान मान लीजिए कुछ नहीं पता, बस यूपी लिख दीजिए। जब यूपी में है, यूपी का पेपर दे रहे थे, यूपी लिख दीजिए इस तरह। फिर पिता का नाम कुछ नहीं याद है, बस रामदास, इससे कुछ भी लिख सकते हैं रामदास, बस छोड़िएगा मत। इसलिए कि मान लीजिए कुछ भी नंबर नहीं देना होगा, फिर भी आपको इस 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, लेकिन प्रश्न ही छोड़ के चले आएंगे तो एग्जामिनर क्या देगा, कुछ नहीं देगा। इसीलिए जब आपको कुछ नहीं याद है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। माता का नाम हुबली, हुबसी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुरु रामदास, किसी का किसी में लिख सकते हैं। रचना में जैसे मित्रता है, मित्रता लिख लीजिए, और जो याद हो इस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए इतना लिख लेंगे ना, लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखिएगा जीवन परिचय, जीवन परिचय हेडिंग बनाइएगा। पूरा लिखने का सही तरीका बता रहे, इसी तरह लिखिएगा। आप लिखिएगा कि आचार्य पर खूब बढ़िया से लिखिएगा, नहीं याद है तो खूब बढ़िया से बना बना के लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1532। जो यहाँ पे लिखेंगे उसी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, इनके माता का नाम हुबसी था, गुरु रामदास थे। रचना ये है। फिर इसके बाद लिख सकते हैं कि ये शिक्षा यहाँ से ग्रहण किए। मतलब ऐसे आप बना के लिखेंगे तब वो 4, 5, 10 लाइन लिख सकते हैं, और इस तरह लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको जरूर, जो बता रहा है ना, 5 नंबर में 3 नंबर जरूर दे देगा। तो आपको लिखना जरूर है। समझ में आ गया ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आपको कैसे करना है। देखिए अगला प्रश्न जैसे आपको समझाएं इसी प्रकार से। कभी कभी जीवन परिचय आपको याद होगा तो अच्छे से लिखिएगा, नहीं याद होगा तो आप बना के लिख लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि सूरदास और तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में कल 23 से 24 फरवरी को बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने यह प्रश्न है, ये फ्री का नंबर आपको देता है। श्लोक लिखना रहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही श्लोक लिखना है। मान लीजिए श्लोक आपको नहीं याद है तो श्लोक लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखिए इसका श्लोक लिखना है, बस यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दीजिए। और देखिए जैसे आपको याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग बनाइएगा श्लोक, यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग के श्लोक, हेडिंग बना लेंगे। अब श्लोक देखिए आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो चलिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से कैसे लिखेंगे। कोई भी संस्कृत का उठा लीजिएगा, जिसका अब व्याख्या नहीं करेंगे उसी संस्कृत का ये उठा लीजिएगा। इसी में से आप क्या कीजिएगा कि 2 लाइन यहाँ पे छाप दीजिएगा। क्या करेंगे, कोई भी 2 लाइन आप उठाइएगा जो आपको लगे। देखिए जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 लाइन पूरा कर लीजिएगा। फिर दूसरे लाइन को क्या करेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक पूरा कर देंगे। इसी को आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे लिखना रहेगा। समझ में आ गया ना। तो पहले लाइन में आपको क्या बताया, पहला लाइन ये लिखिएगा ऐसे करके, तो यहाँ तक आप पूरा छाप लीजिएगा। यहाँ पे 1 लाइन में ये हो जाएगा। फिर अगले लाइन में क्या करना है, आपको यहाँ से उठाना कोई एक दूसरा लाइन और यहाँ से दूसरे लाइन में ऐसे लिख देना है। आपको एग्जामिनर तुरंत नंबर देगा। समझ में आ गया ना। बस प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है पेपर में। तो ये चीज़ समझ में आ गया कैसे आपको श्लोक लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न रहेगा तो आपको उस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। ये तो था आपका 27वां नंबर का। आपका 28वां नंबर का ये प्रश्न है। देखिए क्या है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अथवा में दिया है। तो देखिए पत्र प्रधानाचार्य को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 28 प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे। अब देखिए पत्र के बारे में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले लिखिएगा, पहले तो आप यही हेडिंग बना के 1-2 लाइन भर लीजिएगा। ये जो है ना इसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्रधानाचार्य को पत्र है। किसको है, प्रधानाचार्य को पत्र, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 लाइन, तो यही हेडिंग बन जाएगा आपका। फिर देखिए पत्र लिखना है तो सबसे पहले पत्र का एक प्रारूप होता है, वही प्रारूप आपको बस आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा सेवा में, सेवा में। फिर यहाँ लिखिएगा प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। अब यहाँ अपने स्कूल का कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे के
PC इंटर कॉलेज, इस तरह कोई भी नाम लिख सकते हैं, इंटर कॉलेज। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं आगरा, गाजीपुर, जो जिला होगा यहाँ पे जिला पर नाम लिख दीजिए। ये होगा इसका प्रारूप। फिर यहाँ पे लिखिएगा विषय। अब विषय क्या है? विषय में देखिए आपको बता देते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। विषय में आपको यही लिखना है, यहाँ से लेके पूरा जो रहता है ना, यही विषय में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विषय के रूप में ये भर लेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे विषय के रूप में ये लिख लीजिएगा यहीं से प्रश्न से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखिएगा महोदय जी। क्या लिखना है यहाँ पे? महोदय। देखिए यहाँ पे आपको काट पीट नहीं करना है ज़्यादा, महोदय लिखिएगा, महोदय जी। ठीक, फिर इसके बाद नीचे से लिखिएगा लाइन छोड़, जो यहाँ से यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि, ये प्रारूप होता है, इस प्रारूप में ही लिखिएगा। सविनय निवेदन है कि। अब देखिए इसके आगे कैसे लिखना है। अपने विद्यालय पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पत्रिकाओं का अभाव है। पहले तो यही लाइन यहाँ तक छापिएगा। कहाँ तक छापेंगे? इसमें, इसके आगे जो लाइन बताएं यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसके बारे में एक दो लाइन आप जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे कि विद्यालय में पुस्तकालय कम होने के कारण सभी छात्रों को सही से प्रोवाइड नहीं हो पाता है, मतलब मिल नहीं पाता, हिंदी में लिखना है, मिल नहीं पाता है। फिर इसके बाद लिखिएगा कि आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे, इतना लिखना है। 2-3 लाइन लिखने के बाद इसमें लिख सकते हैं उसी चीज़ को। फिर आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि, विनम्र निवेदन है कि पुस्तकों का व्यवस्था करें, पुस्तकों का विद्यालय में व्यवस्था करें। बस इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख लीजिएगा। यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता, XYZ, और यहाँ पे दिनांक लिख लीजिएगा, दिनांक। तो ये होता है प्रारूप। तो इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में यदि लिखते हैं तो 5 नंबर का है, 5 नंबर में आपको गारंटी देते हैं कि टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। यदि 4 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर मिलेगा, यानी जितने नंबर का प्रश्न रहेगा उससे 1 नंबर कम जरूर आपको प्रश्न मिलेगा। लेकिन छोड़ के चले आएंगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये तरीका आप जान लीजिए। इसीलिए देखिए आपको प्रत्येक प्रश्न को बता रहे हैं, इसलिए कि आपके पास उतना समय नहीं रह गया है कि पूरा डिटेल में पूरा किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन एक बार देख लेंगे ना तो आपको गारंटी तो दिए हैं कि आपको लिखित परीक्षा में 45 नंबर कहीं नहीं गया है, यदि आप इस तरह से लिख के चले आते हैं तो। समझ में आ गया ना? अब देखिए आपके सामने मान लीजिए 28वां का उत्तर दे दिए। 28वां के बाद देख लीजिए आप 29वां का कैसे उत्तर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर, सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बता दे रहे हैं। 1 नंबर भी आपको नहीं कटने वाला है। आप देखिए यहाँ पे 29वां का लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 29 लिखिएगा, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा। जैसे इसमें से 2 प्रश्न का देना, जैसे मान लीजिए पहला का उत्तर देना है, लेकिन उत्तर भी देना है संस्कृत में। आपको कुछ नहीं आता है, कैसे लिखेंगे? चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर का आशित क्या लिखेंगे? वैसे इस चंद्रशेखर के बारे में कहा, जो चीज़ आप जानते हैं लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ आप लिखिए चंद्रशेखर देशभक्त, यानी चंद्रशेखर क्या थे? देशभक्त थे। आशिक, बस आंसर हो गया। 2 नंबर तुरंत मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर, 1 नंबर का तो 1 नंबर मिलेगा। बस क्या किए, इसको यहाँ लिखे हैं, क के जगह पे बस चंद्रशेखर से संबंधित एक शब्द जोड़ दिए, देशभक्त आशिक। समझ में आ गया ना? इसका उत्तर हो गया। दूसरा का लिखना रहेगा, तो दूसरा को वही लिखा, वीर केन पूज्यत, इसका लिखना है तो इसका लिखिए, या इसके अलावा इसको लिखना है तो इसका लिख लीजिए। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूलस्ति, नद्या मतलब समझ जाएंगे नदी। वाराणसी कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी। तो बस आपको लिखना है वाराणसी नगरी, यहाँ पे गंगा नद्या कूले स्थित है। बस यहाँ पे कस्या के जगह पे क्या स्थित कर देंगे? गंगा नदी। बस ये उत्तर हो जाएगा, तुरंत आपको इस पे नंबर मिल जाएगा। तो आपको जैसे बताया इस तरह यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 30 नंबर का जो लास्ट प्रश्न है, ये बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर का प्रश्न पूछता है। अब इसमें देखिए आपसे निबंध पूछता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए आपका दिया है जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, तो जिस पे आप लिखना होगा। इसके अलावा देखिए और सभी दिए हैं, आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। जिस पे लिखना होगा आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो किसी पे, जिस पे आपको निबंध याद होगा तो लिखिएगा, नहीं याद है तो देखिए आपको लिख के बताते हैं। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, आप सड़क से संबंधित जा रहे हैं सभी चीज़ ना, तो यहाँ पे सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा पे आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे पहले 30 नंबर डालिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, सुरक्षा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, पहले इसको लिखने से पहले इसका संकेत लिख लीजिए। संकेत मतलब किस किस पॉइंट पे आपको लिखना है। संकेत हो गया। संकेत के बारे में पहले लिखिएगा सड़क, सड़क का नियम, सड़क के नियम। पहला हो जाएगा सड़क के नियम। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सड़क के नियम हो जाएगा। फिर सड़क की सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा लिख लेंगे। तीसरे हेडिंग बना लेंगे, सड़क की सुरक्षा हो जाएगा। और सावधानियां लिख सकते हैं, सावधानियां। और अगला हेडिंग बना सकते हैं साधन, साधन जो चलते हैं, वाहन, वाहन का नियम। इस प्रकार से आप हेडिंग बना बना के लिख सकते हैं। कई हेडिंग बना लेंगे। फिर यहाँ हेडिंग में डालेंगे सड़क की सुरक्षा, सड़क का नियम, सड़क के नियम। यहाँ पे लिख सकते हैं सड़क के नियम। क्या लिखेंगे, सड़क के नियम ये लिखेंगे कि आपको बस बहुत ज़्यादा नहीं, कि सड़क पे चलने के लिए लोगों के लिए एक प्रॉपर नियम होना चाहिए जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। यदि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी दुर्घटनाएं होती है जिससे उनका जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसे करके लिखेंगे। फिर सड़क की सुरक्षा में, सड़क की सुरक्षा के बारे में लिख सकते हैं, सावधानियाँ बता सकते हैं, साधन बना सकते हैं। ऐसे करके कई हेडिंग आप सड़क से संबंधित लिख के, जितना हेडिंग बना के लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। तो आपको मान लीजिए कि कितने नंबर का है, 7 नंबर का है, तो 7 में 5 नंबर एग्जामिनर एकदम आपको प्रसन्न होकर नंबर देगा। बस हेडिंग पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका संपूर्ण पेपर, आपको पूरा संपूर्ण पेपर बताया है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों को सुन लीजिए कैसे हल करना है। पहला पॉइंट बहुविकल्पी में याद रखिएगा, जो वाक्य सबसे लंबा लिखा होगा, वाक्य में 4 ऑप्शन रहेगा, देखिए A B C D। जो वाक्य, जैसे पहला B C D में जो वाक्य सबसे बड़ा लिखा रहेगा वही वाला आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। उसी को मार के आइएगा, आपका वही सही होगा। जिस ऑप्शन में A और B लिखा रहेगा इस ऑप्शन को लगा के आइएगा, टिक, सही होता है। 99% उम्मीद रहता है सही होने का। इसके अलावा जिस ऑप्शन में लिखा होगा सभी सही है, सभी ऑप्शन को सही लिखा होगा तो वाला ऑप्शन लगा के आइएगा, सही रहता है। और मान लीजिए इतना लगाने के बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम C वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, तो C वाला ऑप्शन करेक्ट लगा के चले आइएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में केवल इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आपका पूरा हिंदी का संपूर्ण पेपर हल करके बताएं। इस तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में हल करके आते हैं। तो आपको बताए थे कि 45 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, तो बिना पढ़े भी आप 45 नंबर इस प्रकार से पेपर लिख के आएंगे तो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बना के जैसे भी लिखना है जरूर लिख के आइएगा। तो देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बताए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।